बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्लास 11th। स्टूडेंट टॉपिक का नाम है स्टीशियोमेट्री, या स्टूडेंट हम पढ़ सकते हैं स्टैकोमेट्री भी पढ़ा जाता है। तो स्टीशियोमेट्री क्या चीज़ है स्टूडेंट? ये जो लफ्ज़ स्टीशियोमेट्री है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। स्टूडेंट एक है स्टेशन जिसका मतलब है एलिमेंट्स और रेशो, और दूसरा जो लफ्ज़ है स्टूडेंट मेट्रॉन यानी मेजरमेंट और कैलकुलेशंस। इस स्टेशियोमेट्री का स्टूडेंट जो कलेक्टिवली मतलब बनता है वो है रेशो बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। यानी स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं रेशोज़ की बुनियाद पर। This term was introduced by J. Benjamin Richter in 1792। 1779 में जे बेंजामिन रिचटर ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स की जो तारीफ है बेसिक वो क्या बनती है, डिफिनीशन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। The branch of chemistry in which we study the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जब स्टूडेंट हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिकदारी तजज़िये की स्टडी करते हैं तो या उनकी मिकदार के मुवाजने की स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, स्टेशियोमेट्री का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट इसके जो है ना बेसिक अजम्पशन क्या है? बेसिक अजम्पशन पहला है ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी हमारे पास स्टूडेंट जितने जो है ना ग्राम्स रिएक्टेंट के हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होने चाहिए। दूसरे नंबर पे नो साइड रिएक्शन अकर, यानी साइड रिएक्शन वाकई नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इसका स्टूडेंट? मतलब ये है कि हमारे रिएक्टेंट्स ज़ाय नहीं होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस मस्ट बी ओबेड ड्यूरिंग स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टूडेंट की तारीफ ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products in a balanced chemical equation। इसके बेसिक assumption क्या है स्टूडेंट? ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील होना चाहिए। नो साइड रिएक्शन अकर, यानी हमारे रिएक्टेंट्स ज़ाय नहीं होने चाहिए, कोई साइड रिएक्शन वाकई नहीं होना चाहिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस मस्ट बी ओबेड ड्यूरिंग स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टूडेंट जब हम स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हों तो उस दौरान लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ओबे होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? एक लॉ है स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा स्टूडेंट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन H2 1 मोल है और हाफ मोल हमारे पास O2 है और 1 मोल स्टूडेंट हमारे पास क्या बन रहा है, पानी H2O। अगर स्टूडेंट आप जरा गौर करें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 ग्राम हैं और 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हमारे पास रिएक्टेंट के स्टूडेंट कितने ग्राम है? टोटल 18 ग्राम है। और ये 18 ग्राम रिएक्टेंट किस में तब्दील हो रहे हैं? 18 ग्राम वाटर वेपर्स में तब्दील हो रहे हैं। ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और जो है ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसके लिए कुछ बातें हमने सीखनी है। दिस लॉ वाज नॉट यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। स्टूडेंट ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होता। दूसरे नंबर पे दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंटोनी लिवाइजर इन 1774। 1774 में एंटोनी लिवाइजर ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। दिस लॉ वाज वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट, लैंडोल्ट ने इसको वेरीफाई किया। अच्छा स्टूडेंट्स की तारीफ सिंपल सी क्या है?
इसकी तारीफ ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हमारे पास रिएक्शन के दौरान जितने ग्राम्स रिएक्टेंट के हैं, अगर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं तो प्रोडक्ट के उतने ही ग्राम्स होने चाहिए। यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान मास को ना तो बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, बल्कि उसे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सिंपल अल्फाज में स्टूडेंट हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आइए मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल क्या कहती है, हमारे पास स्टूडेंट कार्बन है और O2 ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। अगर हम ज़रा गौर करें तो 12 ग्राम कार्बन है हमारे पास 1 मोल, और 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन। ये 12 ग्राम और 32 ग्राम मिलकर 44 ग्राम यानी 44 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट हैं। तो 44 ग्राम रिएक्टेंट 44 ग्राम प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का मास टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है इस केमिकल और फिजिकल चेंज के दौरान। यानी रिएक्शन के दौरान ना तो मास स्टूडेंट बढ़ा है और ना ही कम हुआ है, बल्कि कांस्टेंट रहा है और एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास ये दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ को J.L. प्राउस्ट ने और 1779 में इसको प्रपोज किया, इस लॉ को, और इस लॉ को स्टूडेंट वेरीफाई किया स्टार एंड रिचर्ड ने। अच्छा स्टूडेंट, इसे उर्दू में हम कहते हैं कानून मुस्तकिल तनासुब। कानून मुस्तकिल तनासुब का स्टूडेंट मतलब ये है कि एक कंपाउंड को बनाने के लिए जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बाई मास एक फिक्स रेशो के साथ मिलते हैं। कैसे स्टूडेंट, इसकी तारीफ हम करेंगे, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं आर कंबाइंड टुगेदर, जब वो आपस में मिलते हैं कैसे मिलेंगे, फिक्स रेशो बाय मास और वेट। यानी उन एलिमेंट्स की मास या जो वेट की रेशो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, फिक्स होगी। अगर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर हम उनकी रेशो यानी एलिमेंट्स की रेशो को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड यानी सब्सटेंस है वो भी तब्दील हो जाएगा। यानी हमारे पास एक नया सब्सटेंस जो है ना जनरेट हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेशो जब चेंज होगी एलिमेंट्स की तो कंपाउंड भी हमारे पास नया बनेगा, कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास वाटर है और स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अगर हम जरा गौर करें तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी मिलने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों के अंदर। लेकिन आप जरा पानी के फार्मूले पर गौर करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, ये 2:16, यानी क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे पास 1:8। अगर हम स्टूडेंट इसके फार्मूले H2O2 के फार्मूले पर जरा गौर करें तो इसमें हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम स्टूडेंट क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम इनकी रेशो लें तो हमारे पास क्या है, 1:16। अगर आप जरा गौर करें, अगर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 होगी तो वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर कंपाउंड बनेगा। अगर हम रेशो को चेंज कर दें 1:16 कर दें तो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी स्टूडेंट हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड कहीं से भी हम एक्सट्रैक्ट करें या उसका कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, उसके एलिमेंट्स की जो मास की निस्बत है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हम सोडियम क्लोराइड को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करें या स्टूडेंट हम उसके जो है ना मेन डिपॉजिट से उसे हम हासिल करें, तब भी सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम का मास 23 ग्राम रेशो होगी उसकी और क्लोरीन की 35.5 रेशो बाई मास ये फिक्स होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक आखिरी बात वो है रिलेशनशिप्स हैं, यानी स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में कुछ रिलेशनशिप हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टूडेंट रिलेशनशिप है मास मास रिलेशनशिप। यानी क्या मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब ये है इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस। अगर हमें एक सब्सटेंस का मास दिया जाए तो हम दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी स्टूडेंट रिलेशनशिप है मोल मोल रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस के मोल हमें दिए जाए तो हम किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी स्टूडेंट रिलेशनशिप है मास मोल एंड वाइस वर्सा या मोल मास। अगर एक सब्सटेंस का स्टूडेंट हमें मास दिया जाए
तो दूसरे के मोल्स मालूम कर सकते हैं। अगर एक के मोल्स दिए जाएं तो दूसरे के जो है ना हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा स्टूडेंट, चौथा रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, या उसे वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। यानी अगर एक सब्सटेंस का मास दिया जाए तो दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पांचवा रिलेशनशिप भी आप बना सकते हैं मास मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया जाए, मोल दिए जाए, तो दूसरे के हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते स्टूडेंट हम एक मिसाल की तरफ। हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 विल चेंज इनटू 2H2O। हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है और हमारे पास जो है ना वाटर वेपर जो है ना गैस की फेज में जनरेट हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर जरा गौर करें, इक्वेशन स्टूडेंट हमें बता रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन मिलेगी तो 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी। यानी अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितने मोल वाटर बना सकती है, तो हम स्टूडेंट यहां से रेशो निकाल सकते हैं। 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। अगर इसके हम 4 मोल ले लेंगे तो वाटर के भी कितने मोल बनेंगे? 4 मोल बनेंगे। यानी अगर एक सब्सटेंस का मास दिया जाए तो दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें, 2 ग्राम मोल हाइड्रोजन का मतलब है 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितने ग्राम वाटर बना सकती है? तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 36 ग्राम पानी बन सकता है, या वाटर वेपर की फॉर्मेशन होती है। 36 ग्राम पानी का मतलब 2 मोल। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो पानी के कितने मोल्स बनेंगे? स्टूडेंट इक्वेशन बता रही है इसके 2 मोल की फॉर्मेशन होगी। अगर हम इसके 8 ग्राम्स कर दें तो हमारे पास ये इसके कितने स्टूडेंट होंगे? इसके भी डबल हो जाएंगे। इसके जो है ना 8 मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी, 4 मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगर स्टूडेंट हमें कहा जाए कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं या ऑक्सीजन का 1 मोल है, जब ये मुकम्मल तौर पर आपस में रिएक्ट करें तो पानी के कितने मोल्स बनेंगे? तो हमें पता है, प्लस स्टूडेंट इक्वेशन बता रही है कि इसके 2 मोल की फॉर्मेशन होगी। और आखिर में स्टूडेंट हमारे पास हमें ये कहा गया है, मिसाल के तौर पर हमने जो है ना 2 मोल पानी बनाना है, 2 मोल वाटर वेपर्स को जनरेट करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? हमने 2 मोल बनाना है तो इसके भी 2 मोल चाहिए। और स्टूडेंट हमें पता है पड़ा 2 मोल गैस हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम कवर करेगी? मोलर वॉल्यूम का 2 टाइम कवर करेगी, 44.828 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम कवर कर रही होगी? ऑक्सीजन का वॉल्यूम स्टूडेंट क्या होगा? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, हम एक मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 विल चेंज इनटू 2NH3। नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर हमें जो है ना वो 2 मोल अमोनिया बनाने में वो कंज्यूम जो है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमने अमोनिया के 4 मोल्स बनाने हों तो हमें नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए? हम देख सकते हैं इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना सकता है। इसके अगर 4 मोल चाहिए तो स्टूडेंट नाइट्रोजन हमें 2 मोल कंज्यूम करवानी पड़ेगी। और हाइड्रोजन कितना मोल कंज्यूम होगी स्टूडेंट? अगर इसके 3 मोल हों तो इसके 2 बनते हैं। अगर स्टूडेंट्स के 4 बनाने हों तो हम जानते हैं इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें 6 मोल्स रिक्वायर्ड हैं। यानी 2 मोल नाइट्रोजन और 6 मोल हाइड्रोजन मिलकर 4 मोल अमोनिया बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ मास, मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप से जो आप लोगों को समझाए हैं, आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।